मौसा बिना मौसी। सीता जी और उनका परिवार बहुत हंसी खुशी से मिलकर रहता था। एक दिन सुबह सुबह घर की बैल बजती है। बहू, देख तो इतनी सुबह दरवाजे पर कौन है। जी माँ जी। काम्या जाके दरवाज़ा खोलती है। अरे मौसा जी, आप इतनी सुबह? हाँ बहू, क्यों नहीं आ सकता क्या? और तुम्हारे माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं? प्रणाम तक नहीं करने की तमीज। माफ़ करिए मौसा जी, प्रणाम, आशीर्वाद दें। सौभाग्यवती भवा। कौन है बेटा? माँ जी, मौसा जी आए हैं गांव से। सास बाहर आके मौसा जी से मिलती हैं। कैसे हैं जीजा जी? आइए आइए, बैठिए। दीदी नहीं आई? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा आप जाइए, मैं बाद में मिल लूँगी। अच्छा कि आप चले आए। तब तक पूरा परिवार हॉल में आ जाता है और सभी मौसा जी से मिलते हैं। मौसा जी, आपका सूटकेस कहाँ है? अरे बेटा, क्या बताएं, इस शहर में चोर बहुत हैं। जैसे ही ट्रेन से उतरे, एक आदमी ने पॉकेट मार ली। अब पॉकेट मार के पीछे भागे तो दूसरी तरफ से एक आदमी हमारा सूटकेस उठाकर चला गया। और जब दोनों को पकड़वाने के लिए पुलिस को कॉल करने गए तो आके पीछे से एक ने मोबाइल छीनकर चोरी करके भाग गया वो। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ साड़ू भाई आपके साथ। वही तो, सामान गया तो गया, लेकिन दुख तो इस बात का है कि बहू के लिए 5100 रुपये का नेग और सोने का हार लाया था। पहली बार जो मिल रहा हूँ बहू से, लेकिन अब ऐसे कोरे हाथ ही मिलना पड़ गया। अच्छा नहीं लगता ना। अरे कोई बात नहीं जीजा जी, आप आए वही बहुत है। ये तो आपका बड़प्पन है साली जी। आपके लिए भी बनारसी साड़ी लाया था, खुद जाके डिज़ाइन करवाई थी मैंने, वो भी चोरी हो गई। साड़ू भाई के लिए लेदर के शूज़ और बेटे के लिए ब्रांडेड वॉच थी। तकरीबन लाखों का सामान था बक्से में। फूफा जी, ऐसा ही है तो अभी भी देर नहीं हुई, कंप्लेंट कर देते हैं, मिल जाएगा। बेटा, कंप्लेंट तो मैं कर दूं, मेरी तो प्रधानमंत्री तक पहुँच है। और अभी चोर जगह पर सामान ला कर भी रख दे, लेकिन जाने दो, वो भी क्या याद रखेगा कि किसी रईस की जेब काटी थी उसने। कितने उदार दिल के हैं ना मौसा जी। सच में मेरे जीजा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। जिसके बाद काम्या सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। बहू ने खाना तो बढ़िया बनाया है, लेकिन हमारी जो बहू है ना, अरे क्या लाजवाब खाना बनाती है। इंसान खाने के साथ साथ उंगलियां भी खा जाए, इतना स्वाद होता है। अच्छा मौसा जी, फिर तो मैं भी कभी आपकी बहू से मिलूंगी तो सीखूंगी उनसे। अरे कहाँ बहू, वो तो 4 साल पहले स्वर्ग सिधार गई। बिजली के झटके में मर गई थी ना वो। आपने कभी बताया नहीं जीजा? कैसे बताता, आप तो सालों से यही है। खैर छोड़ो, बहू 2 पराठे और देना। जी जी मौसा जी, ये लीजिए। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, साड़ू भाई शाम में मिलते हैं। मुझे भी शहर देखने जाना था, अगर आप जाते जाते कहीं छोड़ देते तो ठीक होता। ठीक है, हाईवे तक छोड़ देता हूँ, टैक्सी कर लेना। ठीक है ठीक है। यहाँ की कार भी कितनी छोटी होती है ना, सड़कों पर तो जगह ही नहीं है। हमारे यहाँ तो यूं बीघा बीघा में फैले हुए पक्के हाईवे बने हुए हैं। 300 की स्पीड में मस्त से गाड़ी भगाओ, और मेरी गाड़ी तो क्या भागती है, बड़ी सी है ना, उसमें 20 लोग आराम से बैठ जाएं। साड़ू भाई, गाड़ी है या फिर बस? कार है कार, वो भी जर्मनी से ऑर्डर करके बनवाई थी हमने। अच्छा, लीजिए, चलिए हाईवे आ गया, आप यहाँ से टैक्सी कर लो। हमारे यहाँ तो हम मेहमानों को कार ही दे देते हैं घूमने के लिए, और खुद पैदल निकल लेते हैं। क्या ही दिक्कत। तभी ससुर जी को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, पास में मेरी मीटिंग है। आप कार लेके जाओ घूमने, मैं पैदल ही निकल लूँगा यहाँ से, या फिर टैक्सी कर लूँगा। शुक्रिया शुक्रिया। फिर मौसा जी मज़े से कार लेके निकल जाते हैं घूमने के लिए। वहीं रास्ते में कहीं उनकी किसी से कार से टक्कर भी हो जाती है। ओहो, अब तो गई भैंस पानी में, इसे घर ले जाके खड़ी कर देता हूँ। वहीं ससुर जी भी जब घर आते हैं। साड़ू भाई, ये कार का इतना बुरा हाल कैसे हुआ? अरे वो ना, एक आदमी सही से कार नहीं चला रहा था और आके मेरी कार को उसने टक्कर मार दी। अब पता है, ऐसे ही हमारे गांव में ना एक बार एक मेहमान आए थे और कार को लेके खाई में कुदा दिया। बड़ा नुकसान हुआ था, हमने तो उफ तक नहीं की।
क्योंकि अतिथि देवो भव। और ये छोटी मोटी वारदात तो होती रहती है, कभी हमसे कभी आपसे। पूरा घर शांत हो जाता है। सही कह रहे हैं जीजा जी, जो हो गया सो हो गया। कार का क्या है, बन जाएगी। पैसा तो ये मायके से लेके आई है जैसे। ऐसे ही एक दिन सुबह अरे काव्या, ये क्या है यार? कल को तुम्हें मैंने एक फाइल दी थी, वो भी नहीं संभाली गई तुमसे। देखो, सुबह सुबह ना दिमाग की दही मत करो। हजारों काम होते हैं घर में, यहाँ वहाँ सारा दिन कुछ ना कुछ रखती उठाती रहती हूँ। हर चीज़ नहीं याद रख पाती यार, दिमाग है कंप्यूटर नहीं। इतना ही है तो खुद का सामान खुद से रखा करो ना, जूनियर केजी के बच्चे नहीं हो आप। बीवी की बातें सुनकर मानव शांति से फाइल ढूंढने लगता है। ये है आजकल के बच्चे, बीवी ने डांट दिया, पल्लू में छुप गए। अरे बेटा, शेर बनो शेर। तुम्हारी मौसी अगर मुझ पे चिल्लाए ना तो मैं भी दहाड़ देता हूँ, बकरी बन जाती है वो। अच्छा मौसा जी, आप तो फिर बहुत बहादुर हैं। तो क्या, एक बार तो ऐसे जंगल में मैंने शेरनी को भी उठाकर पटक दिया था। मुझे दूध पीना था और उस समय कहीं दूध मिल नहीं रहा था, और मैं जंगल में गया, वहाँ शेरनी मिल गई। सोचा शेरनी का ही दूध निकाल कर पी लेता हूँ आज। लेकिन वो तो बड़ी चंट निकली, मुझे मार कर खाना चाहती थी। अरे एक बार जो उठाकर पटका उसे, शांत हो गई वो। वाह मौसा जी, आपके साथ तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा फिर। हाँ बेटा, संगत से ही रंगत होती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मौसा जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते और सारा दिन घर में बैठकर खाते और घर की चीज़ों का भी काफ़ी नुकसान करते। माँ जी, अब किचन में मैं काम करके थक गई हूँ, टीवी भी नहीं देखने मिलता। जीजा जी एक पल के लिए रिमोट छोड़ते ही नहीं और सोफे पर तो गम लगा कर बैठ जाते हैं। माँ, मेरी तो जेब ही ढीली हो गई है। रोज़ रात को दारू मंगाते हैं और साथ में चिकन। ये कहकर कि दारू और चिकन तो मर्दों की शान होती है। अब मैं क्या कहूँ माँ? तभी मौसा जी की आवाज़ आती है। बेटा मानव, कहाँ है? जी मौसा जी, क्या हुआ? देख, दरवाजे पर मैंने एक पार्सल मंगाया है, पैसे दे के ले ले ज़रा बेटा। वो क्या है ना, मेरा वॉलेट गायब हो गया था, बैंक जाऊँगा तो पैसे दे दूँगा तुझे। हाँ जी मौसा जी। फिर मानव मौसा जी का पार्सल लेने जाता है। सर 5,000 हुए। ऐसा क्या है इसमें? ये तो नॉर्मल सा पिज़्ज़ा है। नॉर्मल नहीं सर, गोल्ड प्लेटेड पिज़्ज़ा है, इस पर सोने की परत है। फकीर बनाए बिना नहीं मानेगा ये। ला बेटा, इधर ला, पार्सल यहाँ दे दे। जिसके बाद मौसा जी जल्दी जल्दी पूरा गोल्ड प्लेटेड पिज़्ज़ा खा जाते हैं और मानव इस आस में देखता रहता है कि पैसे उसके और उस तक ही नहीं पहुंचा पिज़्ज़ा। ऐसे ही मौसा जी घर में बैठे बैठे सबको बहुत तंग करते और कोई कुछ बोले तो लंबी लंबी डींगे मारते। कभी मानव की बाइक बेच आते तो कभी ससुर जी के पर्स से बिना बताए पैसे ले लेते और फिर डींगे मारने लगते। हमारे यहाँ तो मेहमान भगवान है, चाहे जो करे। जिस कारण घर में उन्हें कोई कुछ भी नहीं बोल पाता था, लेकिन सब उनसे तंग आ चुके थे। अब तो जीजा जी के कारण मेरा भी जीना हराम हो गया है। माँ जी, अब इनको बोलो ना अपने घर जाए, मौसी जी बेहाल होती होंगी ना इनके बिना। अरे ऐसे कैसे बोल दूँ बेटा? मानव, तू बोल ना। वहीं शाम में, मौसा जी, आपको मौसी की याद नहीं आती? उनके बिना कैसे रह लेते हैं आप इतने दिन? अरे तुम्हारी मौसी तो मेरे दिल में है, आ जाएगी जहाँ भी होंगी। तभी बेल बजती है और मौसी जी दरवाजे पर। काव्या दरवाज़ा खोलती है और मौसी जी को देखकर वो भी हैरान। प्रणाम मौसी जी। मौसा जी तो अंतर्यामी है, जैसे ही आपका नाम लिया और आप स्वयं यहाँ हाजिर हो गई। हाँ बेटा, मुझे तो आना ही था यहाँ। तुम्हारे मौसा जो घर नहीं आए पिछले 1 महीने से। क्यों जी, तोड़कर हो गई मुफ्त की रोटी या और खानी है? अरे अरे भाग्यवान, कैसी बात करती हो? मैं तो बस अपनी साली से मिलने आया था, बहुत दिन हो गए थे ना, मिला नहीं था। मैंने सोचा तुम नहीं आओगी, इसलिए बिना बताए ही यहाँ आ गया। अच्छा, तो कपड़े वगैरह तो लेके आती, ऐसे खाली हाथ कौन आता है?
मौसा जी का तो सामान चोरी हो गया था, क्यों मौसा जी? नहीं नहीं बहू, मैं तो भूल गया था कि मेरा सामान घर ही छूट गया। और मुझे लगा किसी ने चुरा लिया। वहीं मौसी जी को सामने देखकर मौसा जी की तो हवा टाइट हो गई थी। अब उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। ये लो आपका मोबाइल। मोबाइल भी नहीं लाए कि कॉल करके पूछ लो कहाँ हो। जीजा तो बोले कि मोबाइल चोरी हो गई थी। झूठे तो है ही ये, झूठ बोलने की बीमारी जो है। और क्या जी, कहा था कि साइकिल से चक्की पर आटा रखाना, और तुम यहाँ चले आए। साइकिल की चेन कब से उतरी है वो भी नहीं बनवाए। 1 महीने से घर में रोटी नहीं बनी तुम्हारी वजह से। चलो अब मैं तुम्हारा कचूमर बनाऊंगी। जिसके बाद मौसी जी मौसा जी को ठिकाने करके वहाँ से ले जाती है। ओ भाई जान में जान। मौसा जी निकले कितने बड़े फेंकू इंसान। और फिर सब चैन की सांस लेते हैं। ननद की कोख। शिखा की शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन वो अपने ससुराल वालों को एक वारिस नहीं दे पाई। शिखा के ससुराल वाले और उसका पति उससे बहुत नाखुश है। एक दिन शिखा की सास बिना किसी कारण उसके ऊपर बरस पड़ती है। बहू, पड़ोस वाले मिश्रा जी की बहू का 3रा बच्चा हुआ है। अभी अभी खुशखबरी सुना कर गए हैं और मिठाई देकर गए हैं। और एक तू है जो हमारे वंश को एक बच्चा नहीं दे पाई। माँ जी, पर इसमें मेरी क्या गलती? मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, कितने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फायदा क्या हुआ बहू? बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाती है, महंगा महंगा ट्रीटमेंट करवाती है। देख बहू, अब मैं तेरे ऊपर और पैसे बर्बाद नहीं कर सकती। बेहतर यही होगा कि तू चली जा अपने मायके। माँ जी, अपने मायके क्यों? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, यही मेरा घर है। शिखा अपनी सास को समझा रही होती है कि तभी वहाँ शिखा का पति संजीव आ जाता है। क्या हुआ माँ, आज इतने गुस्से में क्यों हो? देख बेटा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तुझे अपनी बीवी और माँ में से किसी एक को चुनना है। या तो शिखा इस घर में रहेगी या मैं। और अगर कल तक शिखा इस घर से नहीं गई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। संजीव माँ की बात सुनकर सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। अगले दिन संजीव शिखा को उसके मायके छोड़ने चला गया। रास्ते में शिखा ने संजीव से पूछा, संजीव, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप माँ जी के कहने पर मुझे मेरे मायके छोड़ने जा रहे हैं। शिखा, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। तुम ज़रा माँ की तरह सोच कर देखो ना। उनका कहना भी तो गलत नहीं। तुम हमें एक बच्चा भी नहीं दे पा रही हो। तो क्या ये सब मेरे हाथ में है? आप सब मेरी जगह खुद को रख कर क्यों नहीं देखते? मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन माँ ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम घर से नहीं गई तो वो कहीं चली जाएंगी। देखो, फ़िलहाल तुम कुछ दिन अपने मायके में रहो। जब माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाकर ले जाऊँगा। और अगर माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो? संजीव शिखा के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि इसके जवाब में शिखा की बेबसी छिपी थी। शिखा अपने मायके आ गई, लेकिन शिखा के भाई अंशुल और माँ मंजू ने शिखा की परेशानी सुने बिना ही उसे सुनाना शुरू कर दिया। शिखा, तुम बोल रही हो कि तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन क्यों? बेटा, समधन जी ऐसी नहीं है, ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा। माँ, भैया, आप दोनों मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। आप ही बताओ, जो चीज़ मेरे हाथ में है ही नहीं वो मैं कैसे कर सकती हूँ? शिखा, तुमने हर बार अपनी मनमानी की है। हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारी सास से बात करूँगा, और अगर गलती तुम्हारी निकली ना तो फिर तुम मुझे जानती हो। अंशुल अपनी बहन को डांट ही रहा था कि वहाँ उसकी पत्नी अंकिता आ जाती है। अंशुल जी, मैं कब से देख रही हूँ, आप अपनी बहन को कितना डांट रहे हो। अभी तो घर में आकर खड़ी हुई है वो, उसे कुछ खाने पीने दो, थोड़ा आराम करने दो। अंकिता, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इसके दुश्मन हैं? आप इसके दुश्मन नहीं हो, लेकिन दोस्त वाली हरकत भी नहीं है आपकी। शिखा पहले से ही इतनी परेशान है, और परेशान क्यों कर रहे हो उसे? चलो शिखा, कुछ खा लो पहले। नहीं भाभी, रहने दो। माँ और भाई की बातों से पेट भर गया मेरा। शिखा वहाँ से चली जाती है। अंशुल शिखा की सास से बात करने के बाद कहता है, माँ, शिखा की सास तो बहुत गुस्से में है। वो शिखा के बारे में बहुत बुरा बोल रही है।
कह रही है कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती तो उसे हमारे सर पर मरने की क्या ज़रूरत थी। ये कैसी बात कर रही है शिखा की सास? माँ, कहीं शिखा जानबूझकर तो ये सब नहीं कर रही ना? अंशुल की बात सुनकर अंकिता अपने पति और सास को समझाती है। आप दोनों को ऐसा क्यों लग रहा है कि शिखा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है? वो पहले ही इतनी दुखी है। आप दोनों को उसका साथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आप दोनों को तो उसके जख्मों पर नमक छिड़कने से ही फुर्सत नहीं। कौन औरत ऐसा चाहेगी कि वो जानबूझकर मां ना बने? अंकिता के समझाने का उनके पति और सास पर कोई असर नहीं पड़ता। अब शिखा अपने मायके में रह तो रही है, लेकिन उसका भाई और माँ उसके साथ गैरों की तरह बर्ताव करते हैं। एक दिन शिखा सबके लिए नाश्ता बना रही थी तो शिखा, तुम्हारी भाभी कहाँ है? उनके सर में थोड़ा दर्द था तो आज नाश्ता मैंने बना दिया। देखो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम 4 दिन की मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। माँ, मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। माँ, भैया ने तो कुछ नहीं खाया। क्यों करते हैं ऐसा? चलिए आप ही कुछ खा लीजिए। तेरी वजह से मेरा बेटा भूखा घर से निकल गया और मैं खा लूं? नहीं खाना मुझे भी कुछ भी। मंजू भी वहाँ से चली जाती है। अपने मायके वालों के बर्ताव से शिखा को बहुत दुख होता है। अब वो हमेशा चुप चुप और अपने कमरे में रहती। अंकिता से अपनी ननद की ये हालत देखी नहीं गई तो वो अपनी ननद को लेकर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर चली गई। शिखा, तुम्हें समझ में आया डॉक्टर ने क्या कहा? तुम माँ बन सकती हो। भाभी, लेकिन कोई भी इसके लिए राजी नहीं होगा। हम घर वालों को कैसे समझाएंगे? पहले बात करके तो देखते हैं, क्या पता हमारी बात मान ही ले। शिखा अपने पति और सास को अपने मायके बुलाती है और सभी को IVF के बारे में बताती है। शिखा, तुम पागल हो गई हो। और अंकिता, तुम भी शिखा की बातों में आ गई। मैं शिखा की बातों में नहीं आई, बल्कि मैं ही शिखा को वहाँ लेकर गई थी। और इस पे बुराई क्या है? अंशुल बेटा, एक तो तुम्हारी बहन हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती, ऊपर से तुम्हारी पत्नी उसे न जाने कहाँ कहाँ ले जा रही है। पता भी है इसमें कितना पैसा लगेगा। आंटी जी, वैसे भी तो आप शिखा के इलाज में कितना पैसा उठा चुकी हैं। थोड़ा और सही। अंकिता, चुप हो जाओ। एक तो तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। जब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं कि शिखा माँ नहीं बन सकती तो कैसी बातें कर रही हो तुम? न जाने कहाँ से कौन सा जादू टोना निकाल कर लाई हो। माँ जी, ये जादू टोना नहीं बल्कि साइंस का चमत्कार है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा निसंतान दंपति माँ बाप बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। देखो समधन जी, आप अपनी बेटी और बहू के दिमाग का इलाज करवाओ। मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। चलो संजीव बेटा। शिखा की सास और उसका पति वहाँ से चले जाते हैं। अंकिता और शिखा सबको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। शिखा और भी ज़्यादा निराश हो जाती है। देखा भाभी, यहाँ कोई हमारी बात सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ संजीव को तैयार करना है। अगर वो तैयार हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। हमें संजीव से एक बार और मिलना होगा। अंकिता और शिखा संजीव से मिलने जाती है। संजीव को बहुत समझाती है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है, अंकिता भाभी, आपका समझाना बेकार है। माँ नहीं मानेंगी और लोग क्या कहेंगे? संजीव, आप कब तक लोगों की सुनते रहेंगे? बच्चा आपको और शिखा को चाहिए, लोगों को नहीं। आप देखिएगा, जब बच्चा आपकी गोद में आ जाएगा ना, तो आप सारी बातें, सारी परेशानियां भूल जाएंगे। और ये बात भी तो सही है ना कि आप शिखा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ के कहने पर आपको शिखा से दूर रहना पड़ रहा है। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? अगर ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। आप देखना, जब आपके घर में बच्चा आ जाएगा ना, तो आपकी माँ से ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। आप ठीक कह रही हैं भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ही शिखा को अपने घर ले जाऊंगा और कल शिखा और मैं IVF सेंटर ज़रूर जाएंगे। संजीव अंकिता की बातों को समझ पाता है और इस तरह अंकिता ने अपनी प्यारी ननद शिखा का घर टूटने से बचा लिया।